1857 की क्रांति से जुड़े उस सबसे बड़े मिथ, उस सबसे बड़ी गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं, जो शायद हम सब ने दशकों से सुनी है। क्या वो सच में सिर्फ एक छोटी सी बगावत थी, या फिर किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की गहराई में चलते हैं। सोचिए, क्या इतना बड़ा ऐतिहासिक धमाका सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों की एक अफवाह का नतीजा था, या फिर ये सदियों के अत्याचार, दबे हुए गुस्से और टूटते विश्वास का एक एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स था? आइए इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं। इस क्रांति की असली नींव को समझने के लिए इस बेसिक शिफ्ट को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ था हमारे भारतीय किसानों और कारीगरों का एक परफेक्टली बैलेंस्ड इकोसिस्टम, हमारे गांव अपने आप में पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट थे, और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ऐसी कॉरपोरेट मशीन जिसका एक ही मकसद था, मुनाफा। ये मशीन इस इंडिपेंडेंट ढांचे को बिल्कुल किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह हिंसक तरीके से निचोड़ रही थी। अब जरा इस स्लाइड पर जमींदारी सिस्टम के ब्रूटल मैथ्स पर ध्यान दीजिए। टोटल रेवेन्यू का 10/11 हिस्सा सीधे कंपनी की तिजोरी में जा रहा था, और उनके लिए क्या बचा जो असल में मेहनत कर रहे थे? किसानों और जमींदारों के बीच बंटने के लिए सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा बचता था, जो उन्हें सीधे भुखमरी की तरफ धकेल रहा था। ये कोई इकोनॉमी नहीं थी दोस्तों, ये खुली लूट थी। और इसी लूट के बीच आता है एक और नियम, सनसेट लॉ, यानी सूर्यास्त का कानून। इसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह समझिए। अगर एक तय तारीख को सूरज ढलने से पहले टैक्स जमा नहीं हुआ तो जमींदार की पूरी जमीन छीन ली जाएगी। इस निर्दयी कानून ने जमींदारों के सिर पर ऐसी तलवार लटका दी थी कि उनके पास अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसानों का खून चूसने या खुद पूरी तरह बर्बाद हो जाने के अलावा कोई तीसरा रास्ता ही नहीं बचा था। यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। इस नंबर 12 को ध्यान से देखिए। अंग्रेजों ने इरिगेशन यानी सिंचाई में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। नतीजा 12 बहुत ही भयानक और जानलेवा अकाल। सोचिए, जिस देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता था, वहां इन पॉलिसीज की वजह से करोड़ों लोग सूखे और भूख से तड़प कर जान गंवा बैठे। अब ये मत सोचिए कि ये तबाही सिर्फ गांव तक सीमित थी। राजघरानों का हाल तो और भी बुरा था। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। रूल बड़ा सिंपल और खतरनाक था। अगर किसी शासक का अपना बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश एम्पायर का हो जाएगा। बस इसी चालाकी से सतारा, नागपुर और झांसी जैसे आज़ाद राज्यों को अंग्रेजी हुकूमत ने निगल लिया। इन ठंडी और कैलकुलेटेड प्रशासनिक नीतियों की ह्यूमन कॉस्ट बिल्कुल हिला देने वाली थी। बॉम्बे में इनाम कमीशन ने क्या किया? सिर्फ ये कहकर कि जमीनें गलत ढंग से दी गई थीं, 20,000 जागीरें रातों रात जब्त कर ली गईं। एक बार इमेजिन कीजिए, एक ही झटके में कितनी बड़ी आबादी की रोजी रोटी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई होगी। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है ना? ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहा था। पहले खेती बर्बाद हुई, उसके बाद गांव की इकोनॉमी गिरी, जिससे बढ़ई, मोची और लोहार जैसे कारीगर रास्तों पर आ गए। जब पेट भरने का कोई और रास्ता नहीं बचा तो इन्हीं मजबूर और हताश लोगों को सिर्फ जिंदा रहने लायक सैलरी के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती होने पर मजबूर होना पड़ा। अब सवाल यह है कि सेना में आकर क्या उन्हें सुकून मिला? बिल्कुल नहीं। वहां तो एक्सप्लॉयटेशन एक अलग ही लेवल पर था। बात यहां तक पहुंच गई कि एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास कर दिया गया। इस कानून ने इन सैनिकों को समंदर पार जाने के लिए मजबूर किया। उस दौर की मान्यताओं के हिसाब से समंदर पार जाने का सीधा मतलब था अपना धर्म भ्रष्ट करना। ये सिर्फ एक ड्यूटी का आदेश नहीं था, ये उनके धर्म और पहचान पर सीधा हमला था। और जब दबाव से भरा ये प्रेशर कुकर पूरी तरह भर गया तो आखिरकार वो ब्लास्ट हुआ, और वो भी लाइटनिंग स्पीड से। जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे की पहली पुकार, फिर 9 और 10 मई को मेरठ में खुलेआम बगावत, और देखते ही देखते 11 मई को विद्रोहियों का दिल्ली पहुंचना। ये सब महज कुछ ही हफ्तों के अंदर हुआ। इस तेजी से फैलती आग को पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही मजबूत लीडरशिप भी मिली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहिब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह। इस एक झटके ने गद्दी से हटाए गए राजाओं, नाराज जमींदारों और भूखे किसानों सबको फौरन रूल के खिलाफ एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। पर सच कहें तो इस मैसिव रिवोल्ट की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, और वो थी मास कम्युनिकेशन और एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी का न होना। आज के दौर जैसा कोई मास मीडिया तो था नहीं।
सिर्फ कमल के फूल और रोटियां लेकर यात्रा करने वाले सन्यासियों पर डिपेंड रहकर इतने बड़े देश में एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मिलिट्री स्ट्राइक करना प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और स्केप्टिकल सवाल सामने आता है। अगर ये इतना बड़ा नेशनल अपराइजिंग था जिसमें आम जनता से लेकर राजा तक शामिल थे, तो ब्रिटिश एम्पायर ने जानबूझकर इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या मिलिट्री बगावत क्यों बुलाया? इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स थी? इसका जवाब इन दो अलग अलग व्यूज में साफ दिखता है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल स्पिन था। जॉन लॉरेंस जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी पावर और अथॉरिटी बनाए रखने के लिए इस खतरे को जानबूझकर कम करके आका, जबकि वीडी सावरकर जैसे विचारकों ने इसे बिल्कुल सही पकड़ा और इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध करार दिया। और आधुनिक इतिहासकार भी इस बात पर पक्की मोहर लगाते हैं। अशोक मेहता के इन शब्दों पर गौर कीजिए, एक राष्ट्रीय विद्रोह, क्योंकि जिस पैमाने पर आम नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया, उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को सेना के कैंप से निकालकर सीधे इस देश की आत्मा में उतार दिया था। एकजुट प्रतिरोध के इस सुनहरे धागे ने आखिरकार इतिहास में कुछ बहुत ही मॉन्यूमेंटल अचीव किया। अगर हम इसे समअप करें तो 3 सबसे बड़े बदलाव आए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉर्पोरेट शोषण का पूरी तरह से दी एंड हो गया। दूसरा, 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसने मॉडर्न नेशनल कॉन्शियसनेस यानी राष्ट्रीय चेतना के वो बीज बो दिए जो आगे चलकर आज़ादी की बुनियाद बने। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनेटर के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छूट जाता है। क्या 1857 की ये बेहद दर्दनाक ट्रेजेडी, ये असफलता ही वो जरूरी ट्रिगर थी जिसने एक पूरे राष्ट्र को जगाया और आज़ादी के लिए खड़ा होना सिखाया? सोचिए ज़रूर। इस एक्सप्लेनेटर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस बारे में खुद और जानने की कोशिश ज़रूर करें।